मौजूद है मोहम्मद अदनान पराचा साहब। आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं यासिर साहब से पूछना चाहूँगी, यासिर साहब इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसमें SIFC को और हमारे अदारों को वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट करने चाहिए। जब आप वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो जैसे भाई ने कहा कि प्लॉट से लेने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए मशीनरी के एक्सपोर्ट है, उसकी क्या प्लानिंग्स है, और हमारी जो इंडस्ट्री लग रही है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जिस भी चीज़ की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट की लगा रहे हैं, वो एक मैकेनिज्म या कोई चीज़, एक टारगेट्स रखें और वो टारगेट्स एटलीस्ट हमारे डिपार्टमेंट को बताएं कि भाई हम अगर मैं 200 मशीन्स की ये इंडस्ट्री लगा रहा हूँ या 300 मशीन्स की, मेरे टारगेट्स क्या हैं, मैंने एक्सपोर्ट कहाँ पे करनी है, या इस तरह की कोई, ताकि हमें जो हम मशीनरी इंपोर्ट करने पे जो हम डॉलर सर्व कर रहे हैं, जो हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम अपने वर्कफोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन और उसका क्या टारगेट्स क्या रखे गए हैं एक बिजनेस कम्युनिटी ने, वो क्या है, वो भी उस चीज़ की तरफ फोकस देना चाहिए। देखें, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर एक फैक्ट्री लगाता है तो अब नॉर्मली होता क्या है कि वैल्यू एडिशन जो है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम वैल्यू एडिट कर दें चीज़ तो उसकी प्राइस डिफरेंट हो जाएगी। एटलीस्ट हमारे बिजनेस कम्युनिटी को ये विजन भी सेट करना चाहिए कि हमने अगर एक धागे तो लोग इजी गोइंग काम करना चाहते हैं, लोग थोड़ा सा पेन नहीं लेना चाहते, नया काम होगा, आप वैल्यू एडिट करते हैं, उसकी मार्केटिंग अलग होगी, वो कैसे मार्केट में सप्लाई होगा, बहुत सारी चीजें होती है जो बेरेबल पेन हर बिजनेस कम्युनिटी लेना चाहती है, लेकिन अनबेरेबल पेन एक हद तक ही बिजनेस कम्युनिटी ले सकती है। तो उसको, उस पेन को जो है हमें बेरेबल बनाना चाहिए, ना कि अनबेरेबल। अब अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, हम आजकल बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है एक्सपोर्ट ज़्यादा? वहाँ पे पुलिस, आपका एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, उसके साथ जो आपकी इमरजेंसी लेन जिसको हम कहते हैं रोड के ऊपर, जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड व्हीकल्स हैं वो उस लेन के ऊपर जा सकती हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो अपने एक्सपोर्टर्स को किस हद तक इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। Whereas in पाकिस्तान मेरे ख्याल से आप समझते हैं कि ये इनिशिएटिव लेने चाहिए और इस टाइप के पर्क्स आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए जी। ये तो फैसिलिटीज़ में आ जाता है कि आपको पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आप इंडस्ट्री लगाने के बाद आपके अदारे फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो बेस है वो हमारा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हमने फोकस क्या किया हुआ है। क्या हमने सिर्फ इंडस्ट्री लगा के और उसको हम यूटिलाइज किस सेंस में कर रहे हैं? क्या हम धागे से कपड़ा बना रहे हैं कि उससे हम धागा ही एक्सपोर्ट करके और उसको भेज रहे हैं? और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और अदारों को थोड़ा सा ये है कि इंडस्ट्रियल जोन्स को बढ़ाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल जोन को, उनकी अवेलेबिलिटी और जो प्राइस ऑफ लैंड है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट या उस बिजनेस के एग्जैक्टली जब वो बनाएंगे तो आपके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो करना भी आसान हो जाएगी। आपके जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंटरेस्ट लेंगे। तो आपका देखें, अब गैस और बिजली जैसे कि ये क्लियर है कि हम IMF के प्लान के अंदर हैं, हम सब्सिडीज़ वो नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम उसके पैरेलल अगर हम फैसिलिटेशन दे दें इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेस को कि हम उसको किस तरह बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो कंपैरेटिवली इसके साथ पैरेलल चल के हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। राइट। ये बहुत अच्छा करना बड़ा आसान है, सवाल हो सकता है, बिल्कुल इनका कहना ठीक है। क्या इसका सोल्यूशन है हमारे पास? देखें जी, बिल्कुल। देखिए, एक तो चीज़ जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर वाटर की यूटिलाइजेशन कैसे है। जैसे कि आजकल बाहर की आपकी NGOs और बाहर की कंपनीज वगैरह यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन और ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं। हमें अपने फार्मर को सबसे पहले इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हम उनको ये एजुकेट करें। SIFC ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर को अभी टेकअप किया है, देखिए ये नॉन ट्रेडिशनल टाइप का हमारा सेक्टर था जो कि हमारा वो उठ नहीं पा रहा था। हालांकि हम वही बात है कि एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमारे पास पानी वाफिर था, हमने उस पानी का इस्तेमाल भी प्रॉपरली नहीं किया जिससे हमारा वो पानी वेस्ट हो रहा है। आपका पानी की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। देखिए, जहाँ तक भाई ने बात की कि सोलर की, तो मैं अभी इस टाइम पे वफाकी गवर्नमेंट ने एक सोलर सिस्टम की एक स्कीम अनाउंस की है। जी, वो अभी अनाउंस किया अभी उन्होंने, जिसमें वो डिफरेंट सिटीज़ के जो फार्मर्स हैं उनको सोलर के ऊपर आपका ट्यूबवेल शिफ्ट करने के लिए और उसके ऊपर रेजिडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी एग्जैक्टली तो वो उन्होंने शुरू किया है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट ने, देखें अभी इस टाइम पे ये गवर्नमेंट ने अब आके टेकअप क्या किया, क्यों किया है कि अब देखें डॉलर आपका स्टेबल हुआ है।
आपका डॉलर का प्राइस स्टेबल हो गया, जो कि आज से 3-4-5 महीने पहले डॉलर की प्राइस भी स्टेबल नहीं थी। आप सोलर प्लेट्स और ये सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, अब एक स्टेबिलिटी आपकी एक उसके अंदर आई है, एक्सपोर्ट के अंदर भी इंपोर्ट के अंदर भी। तो अब आपका इस साइड पे जा रहे हैं। एटलीस्ट आप कुछ सोच रहे हैं, उस वक्त तो आपको एक इंस्टेंट डिसीजंस लेना पड़ रहे थे, आपके पास टाइम नहीं था कि आप सोच भी सकते, प्लान भी कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और एग्रीकल्चर के अंदर हम आप एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हम ग्रीन शेड फार्मिंग और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे हमसाया ममालिक कर रहे हैं, अगर SIFC ने जो इसको टेकअप किया है तो कुछ हमारे लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया कि हम एग्रीकल्चर कितना बढ़ा सकते हैं और ये क्या हो जाएगा इससे। तो ये बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं जिसका इम्पैक्ट आपको हर साल ग्रेजुअली नज़र आएगा पाकिस्तान के अंदर। और हम अपने ट्रेडिशनल जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड है उससे हम बाहर निकलेंगे और हम न्यू टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकेंगे। और जहाँ तक वीट की बात है, दूसरी जितनी भी क्रॉप्स हैं उसको हम बढ़ा के हम उसकी एक्सपोर्ट भी कर दें। जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको भी टारगेट करना चाहिए, जी, ना सिर्फ वीट एंड कॉटन, हमारे पास और भी ऑप्शंस बहुत ऑप्शंस हैं हमारे। जो आपको देखें, आपके हमसाया ममालिक के अंदर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह सब इंपोर्ट होते हैं, स्पेशली गल्फ स्टेट्स के अंदर। हमारे पास हमारा जो मुल्क है उनके करीब है, हमारी शिपमेंट आसान है। अगर हम एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे तो हमारी शिपमेंट आसानी से जा भी सकेगी, हम प्राइस भी हमें अच्छी मिल सकेगी। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि हमारे SIFC लेकिन हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल जो पैकेजिंग है उसको भी लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक डिमांड होती है ना हर फ्रूट वगैरह, क्योंकि बहुत जल्दी ये पेरिशेबल आइटम होते हैं, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। देखें, जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो अब हर चीज़ की एक्सपोर्ट का एक डिफरेंट क्राइटेरिया सिनेरियोज हैं। जब आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसके एक चिलर सिस्टम अलग होंगे, किस तरह एक्सपोर्ट होगी वो तो हमारा एक मैकेनिज्म बन सकता है, एक हमारा सिस्टम बन सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट तो करें। राइट, मैं एक एनालिसिस सुन रही थी, उन्होंने बोलता कि दूसरी जगह का जो मैंगो है वो ऐसा लगता है मेकअप किया हुआ मैंगो है, लेकिन हमारा मैंगो थोड़ा सा उसको एक ज़रूरत है कि उसको तरीके से पैक किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को टेकअप किया जाएगा तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर 2024-25 के अंदर हम इसको अगर प्रॉपरली लेके चलें तो हमारे इस सेक्टर के अंदर भी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हमारे डॉलर्स का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो सकता है। राइट, मैं यासिर साहब से पूछूंगी। यासिर साहब, बिजनेसेस के आपने चैलेंजेस तो बताए, दीज आर एक्चुअली द चैलेंजेस और इनको सॉर्ट आउट होना चाहिए, विजन भी सेट करना पड़ेंगे। ग्रोथ कैसे की जाए, और ख़ासकर अब ग्रोथ का ही टाइम है, क्योंकि अब ये सुनने में आ रहा है कि जितना पूछूंगी, एक तो ये ईयर एंड हो रहा है, आपको क्या लगता है इस ईयर के अंदर हमने क्या क्या किया अगर हम एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, और जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की हमारे पास स्पेस थी, क्या हम वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ग्रैब कर पाए? और दूसरा ये कि जो 2024 है इसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है? देखिए, जब आप कंपैरिजन करते हैं आपके 2022 को 2023 के साथ ओवरसीज़ के, तो हमारे ओवरसीज़ की वर्कफोर्स जो हमारी गई है वो इक्विवेलेंट टू 2022 तकरीबन सेम ही है। इसके अंदर एप्रिसिएशन हमारा 5% के करीब है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। हमें देखने में आया कि इस साल हमारे जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि UAE है, वहाँ पे हमारी वर्कफोर्स का 100% इंक्रीमेंट आया है, मैन पावर ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है, जिसमें स्पेशली लोगों ने अपने प्राइवेट विजिट्स करके भी वहाँ पे जॉब्स का हसूल हासिल किया है। इसके साथ आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो आपका UK लास्ट ईयर हमारी वर्कफोर्स तकरीबन 3000 के करीब गई थी, जो कि इस साल तकरीबन 16,000 के करीब उसकी क्लोजिंग हो रही है। ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि देखें, जब आपके नौजवानों को यहाँ पे स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों को आपकी यूटिलाइजेशन नहीं थी, तो उनको एक आसान जो है वो प्लेटफॉर्म मिल गया आपका यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, और उन्होंने उस वहाँ का रुख किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे आपका जितने भी लोग वहाँ यहाँ से UK और UAE और इन सेक्टर्स की तरफ गए हैं, तो ये आने वाले वक्त के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट भी ये बिल्ड करके लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए। और हमारी जो वर्कफोर्स गई है 2023 में, हम उसका 2024 के अंदर टारगेट जो है तकरीबन 14 से 15 लाख वर्कफोर्स का रख रहे हैं, जिसमें हम दूसरी कंट्रीज़ की तरफ भी तमाम कंट्रीज़ के लिए या नहीं, मैं तमाम कंट्रीज़ के लिए। देखें, हमारी मेनली वर्कफोर्स जो है वो सऊदी अरेबिया जा रही है, आपके 5 लाख के करीब वर्कफोर्स जाती है। अभी इस 8.5 लाख में से अगर 4.5 पौने 5 लाख आपकी 50% आपकी वर्कफोर्स सऊदी चली गई, तो सऊदी के बाद हमारे दूसरे गल्फ स्टेट्स की तरफ जो हमारी वर्कफोर्स गई है तकरीबन 3.5 लाख गई है।
आपके तकरीबन 3 से 3.5 लाख वर्कफोर्स उस साइड पे गई है। तो हमारे दूसरे यूरोपियन सेक्टर हमारे पास बिल्कुल फ्री पड़ा है। अगर हम यूरोप वाली साइड पे और दूसरे कंट्रीज़ की तरफ फोकस करें 2024 का, और वहाँ पे अगर हम 1.5 से 2 लाख वर्कफोर्स अब 2024 के अंदर एक्सपोर्ट कर दें। अगर हम अपनी पॉपुलेशन पे नज़र डालें और फिर उसके बाद हम अपनी वर्कफोर्स पे नज़र डालें पर ईयर, तो आपको लगता है कि ये पैरेलल है, मतलब इतना काफ़ी है? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन अपने नेबरहुड से करें तो वहाँ तो आप काफ़ी ये रुझान देखते हैं कि आपके एक रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपना जनरेट होता है यही ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट से। देखिए ये तो कम है हमारा, हम जो ब्रेन ड्रेन और ये सारी चीज़ें लेके आते हैं कि जी 8.5 लाख वर्कफोर्स चली गई यहाँ से, तो ये हम अगर पॉपुलेशन के साथ हम कंपैरिजन करें, हमारी 24 से 25 करोड़ की आबादी है, उसके हिसाब से तो हमारी 8-8.5 लाख वर्कफोर्स कुछ भी नहीं है। ये 8-8.5 लाख वर्कफोर्स जाती है तो आप हमारी जो स्पेशली गल्फ स्टेट्स की तरफ जाती है वो 2, 4, 5 साल के बाद वापस आ रही होती है, उसके अंदर फिर एडअप हो रहा होता है। आप ये देखें कि आप बांग्लादेश के अंदर देखें, बांग्लादेश के अंदर रेमिटेंसेस आपकी 45 अरब डॉलर से ऊपर की हैं आपकी, उनकी पॉपुलेशन 16-16.5 करोड़ है। आप उनको रेमिटेंसेस की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है, उनके वर्कफोर्स की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन 24 से 25 करोड़ है। इंडिया देख लें उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसकी रेमिटेंसेस कहाँ पे है, उसकी IT की एक्सपोर्ट कहाँ पे है, वो देखें उनकी वैसे एक्सपोर्ट दूसरी एक्सपोर्ट कहाँ पे है। तो ये देखिए जब आप कंपैरिजन पॉपुलेशन के साथ करते हैं तो हमारी बांग्लादेश की पॉपुलेशन कम है लेकिन रेमिटेंसेस ज़्यादा है। वो एक्सपोर्ट के अंदर भी बांग्लादेश आ गए, रेमिटेंसेस के अंदर भी बांग्लादेश आ गए आपसे। तो अब पाकिस्तान की यूथ के अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम बाहर नहीं जा सकते? फोकसिंग ऑन द टारगेट्स, क्या टारगेट्स उन्होंने अपने टारगेट सेट किए फिर उसके बाद आगे बढ़े? देखिए वो पॉलिसीज बनी गई है ना, जब आप पॉलिसीज बना दी हैं आपने और आपने टारगेट सेट कर दिए, जब अब भी इस गवर्नमेंट ने, इंटर्म गवर्नमेंट ने जब फोकस किया है कि अभी आप स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि आज से कुछ साल पहले हमारी मिनिस्ट्रीज और हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह इस पर फोकस नहीं कर रहे थे और हम ज़्यादातर लेबर क्लास की तरफ ही हमने फोकस किया हुआ था। तो हमने जब फोकस उस पर किया हुआ था तो हमें रेमिटेंसेस भी उसी हिसाब से आनी थी। जब हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करके हम उसको पाकिस्तान में भी यूटिलाइज करेंगे अपनी एक्सपोर्ट के अंदर और लोकल इंडस्ट्री में, और जो हमारे पास सरप्लस है हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो आप ये देखें कि आप रेमिटेंसेस बढ़ा सकते हैं। आपकी एजुकेटेड जो वर्कफोर्स बाहर जाएगी तो उसके अंदर नाम किसका, हमारे पाकिस्तान का नाम होना है। साथ आपका IT सेक्टर है जिसके अंदर ई-कॉमर्स है, आपका अमेज़न है, आपके अलीबाबा है। ये इंटरनेशनल फर्म्स पाकिस्तान की तरफ क्यों फोकस कर रहे हैं? हमारे पास इस टाइम पे देयर आर वेरी क्वालिटी वर्क प्रेजेंट इन पाकिस्तान। देखिए आप जो भी काम हो रहा है IT का जितना भी हो रहा है बहुत ज्यादा क्वालिटी लेवल पे। देखिए पाकिस्तान की यूथ बहुत कुछ कर सकती है, सिर्फ हमें फोकस करने की जरूरत है और हमारी पॉलिसीज बनने की जरूरत है कि हम पॉलिसीज बनाए सही तरीके से। देखिए हमारी जितनी भी डिस्कशन, सॉरी मैं अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि वो इस स्केल्ड का आ गया कि जी हमने स्केल्ड करना है, ग्रूमिंग से ज़्यादा हमने स्केल्ड करना है। SAFC का क़याम ही तभी किया गया है। देखें आज से पहले इस चीज़ की तरफ, इकोनॉमी की तरफ इस तरह हमारे वफाकी इदारों ने फोकस नहीं किया था। अब उन्होंने अगर फोकस करके और इसके अंदर आपका देखें 5 सेक्टर जो उन्होंने एलोकेट किए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एक मेनली सेक्टर्स भी है, आपकी मादनियात हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये SAFC का क़याम क्यों आया है, ये सोचने की जरूरत है। किस बात की एग्जैक्टली देखिए जब आप बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि जी यार पता नहीं ये पॉलिसीज कंटिन्यू हो पाएंगी कि नहीं, तो SIFC का क़याम हुआ ही तब है कि जब आपके टारगेट्स बनाए जाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट के टारगेट बनेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये क़याम जब हो गया तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारे इस चीज़ की तरफ फोकस करेंगे और आने वाली गवर्नमेंट भी इसको कंटिन्यू करेगी, क्योंकि हमने एक अदारा बना दिया है जिसके तहत हमारे बिजनेस कम्युनिटी उसको फॉलो करके अपनी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ यूथ, ये सारी चीज़ें उसी के अंडर आनी है। हमने उसको क्या क्या मादनियात, हमने क्या आपके इंटरनेशनल जो बाहर के बिजनेस कम्युनिटी है उनको इन्वेस्टमेंट कैसे लानी है। आपकी सऊदी अरेबिया आपकी रिफाइनरी बना रहा है, आपके UAE आपकी एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन नहीं है। ये हम अक्सर बताते हैं कि लोन आपको वापस करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आके आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एग्जैक्टली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा उसकी यूटिलाइजेशन वहाँ पे होगी, वहाँ पे आपकी जो वर्क फोर्स है वो ट्रेंड भी होगी, स्किल्ड भी होगी, और उसके बाद उनकी यूटिलाइजेशन यहाँ पे भी होगी, और उन्हीं में से हम वर्कफोर्स बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो आपका विजन तो बहुत अच्छा है।
देखिए जो अब 2023 में जून से ऑनवर्ड जो आपका एक सिनेरियो बिल्ट हो रहा है बिजनेस कम्युनिटी में भी अब एक एतमाद की फ़ज़ा आई है, वो किस वजह से आई है? SIFC की वजह से और हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने इस चीज़ को अपनी टेकअप किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो इलेक्शंस भी अनाउंस हुए हैं जिससे हमारे आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेहतरी आई है, सारी चीज़ें आई हैं। तो ये हमारा पिछले 1.5-2 साल से एक प्रेशर के अंदर हमारे मुल्क के अंदर था, इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल, उस सिनेरियो से हम बाहर निकल रहे हैं। हमने वो वक्त भी देखा जब एक आइसोलेटेड वक्त था पाकिस्तान के लिए, अब वो वक्त भी है जब पाकिस्तान बिल्कुल ही बीच में सबके साथ एक मिंगल होके काम कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली हैपेंड इन द लाइफ। बहुत अच्छा नया साल आ रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ये आदत छोड़ देंगे, ये आदत छोड़ देंगे, तो आपको बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे कि ये आदत छोड़ दें और ये आदत अपना लें? आदत अपने टारगेट सेट करें, डॉलर्स के जो आपका जो पार्क करते हैं उसको ख़त्म करना चाहिए हर किसी को, बिजनेस कम्युनिटी के अलावा भी। मैं तमाम पाकिस्तानियों चलें तमाम पाकिस्तानियों को ही देते हैं हम में से। तमाम पाकिस्तानियों को कि हमने जो पिछले महीनों के अंदर हमने डॉलर्स का और इसका पाक रुपीज़ का जो रीमर देखा था उसके अंदर हम सब पाकिस्तानियों का कसूर है। ये हमें जो वफाकी इदारों को जो एक्शन करना पड़ा था वो क्यों करना पड़ा था? उसकी वजह यही थी कि आपके हर घर के अंदर डॉलर आपने सेव करना स्टार्ट कर दिए थे। तो आप उस चीज़ को आप ख़त्म करें। उसके साथ ये है कि अपने टारगेट सेट करें। देखिए जहाँ तक मैं अपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की बात करूँगा तो हमने एक टारगेट और एक विजन सेट किया 2024 का। अब इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अपना टारगेट सेट करें। देखिए मुश्किलात आएंगी, हमारे मुल्क के अंदर मुश्किलात आएंगी, और वो इजी टारगेट्स ना हो के बहुत इजी गोइंग टारगेट्स हो। एग्जैक्टली। तो आप देखें अब हमने टारगेट जो रखा है हमने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का, हमने 2024 का हमने 14 से 15 लाख वर्क फोर्स का रखा है कि हम 14 से 15 लाख हमने वर्क फोर्स एक्सपोर्ट करनी है। अब उसके अंदर हम क्या बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड की तरफ जाएं, अनस्किल्ड की तरफ ना जाएं, लेबर की तरफ फोकस ना करें। उसके साथ हमने गल्फ स्टेट्स के साथ साथ हमने फोकस करने के लिए सिफारिशात दी हैं कि हमें यूरोपियन साइड पे हमें भेजें ताकि हम रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा कर सकें। हमें ये हमने अपने भी टारगेट्स हमने अपनी एसोसिएशन के बनाए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आने वाली गवर्नमेंट इस चीज़ को अगर प्रॉपरली टेकअप करेगी तो हम ये 14 से 15 लाख वर्कफोर्स अपने एक्सपोर्ट भी करेंगे, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड की तरफ भी जाएंगे। रेमिटेंसेस के अंदर 8 से 10 अरब डॉलर का इजाफा भी मुमकिन बना सकते हैं हम उसके साथ जो आपका ग्रे चैनल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं इसको भी मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठ के पॉलिसीज बना सकते हैं ताकि हमारी जो अब वर्कफोर्स बाहर जाए या जो हमारी वर्कफोर्स गल्फ स्टेट्स के अंदर स्पेशली जो काम कर रही है तो उसको भी हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे यार क्या सिस्टम एक है जिससे हमने पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना है। हाँ, इसके साथ मैं एक गुजारिश ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अपने अदारों को करूँगा कि हमें जो रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स प्लान देने चाहिए। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो जिनके पास पैसा है बाहर, जो कि स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में और गल्फ स्टेट्स के अंदर अच्छे एक लेवल पे बैठे हैं, जॉब्स कर रहे हैं या बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स प्लान दे ताकि वहाँ की वर्कफोर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और पाकिस्तान की जो तरक्की का जो मेन मकसद जो हमारा है, हम हर इंडस्ट्री का और हम हर ट्रेड का वो हम हासिल कर सकें और इंशाअल्लाह ताला 2024 और 25 को बेहतर देख सकें। वेल थैंक यू सो मच अदनान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब तशरीफ लाए यहाँ आज के दिन। आज हमने डिटेल्स डिस्कशन की अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज़ बोथ, जो कि हमारे लिए नेसेसरी भी है और हमारी नीड ऑफ द आवर भी है। दैट्स इट।